तीन राज्यों में कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद हुई विपक्षी गठबंधन की बैठक से पहले ही नीतीश कुमार ये तय कर चुके थे कि उन्हें क्या करना है। अब जब नीतीश कुमार ललन सिंह को पद से हटाकर बड़ा फैसला करने के मूड में हैं, उसे पहले ही विपक्षी गठबंधन की तरफ से एक बड़ी खबर आ गई। खबर ये कि चौथी बैठक में नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाए जाने का ऐलान होना था, लेकिन नीतीश कुमार ने ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और हिंदी और हिंदुस्तान का ऐसा खेल कर दिया जिससे सारे के सारे नेता नाराज हो गए। सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार के भाषण के बाद जो नेता हिंदी जानते थे वे भी अंग्रेजी में भाषण देने लगे, लेकिन जब ये खबर आई कि जेडीयू के बड़े नेता एनडीए में वापसी के मूड में हैं, क्योंकि हिंदी पार्टी का मूड और फिर लोकसभा चुनाव के ताबड़तोड़ सर्वे के बाद ये साफ हो गया कि विपक्षी गठबंधन तीसरी बार एनडीए को बहुमत पाने से रोक नहीं पाएगा। ऐसे में नीतीश कुमार लालू और तेजस्वी के दबाव को क्यों झेलते रहे? माना जा रहा है कि इसी वजह से जिस ललन सिंह ने एनडीए से नाता तोड़ने का ऐलान किया था, जिस ललन सिंह ने लालू यादव और नीतीश को एक साथ जोड़ा था, सबसे पहले नीतीश ने ललन सिंह को पद से हटाने का फैसला किया। ये बीजेपी के लिए बेहद अच्छे संकेत हैं। सर्वे में भले ही महागठबंधन को बिहार में बढ़त दिखाई जा रही हो, लेकिन जब चुनाव करीब आएंगे तो पीएम मोदी के पक्ष में वोटर लामबंद हो जाएंगे और महागठबंधन का सारा खेल बिगड़ जाएगा। यही वजह है कि बिहार के एनडीए से लेकर हिंदी भाषी राज्यों को गौमूत्र प्रदेश कहने वाले डीएमके पर नीतीश कुमार का गुस्सा फूट पड़ा। इंडिया अलायंस की मंथन मीटिंग में सभी नेताओं ने अपना अपना विचार रखा। नीतीश कुमार ने अपनी बात कही, उन्होंने अपनी बात हिंदी में कही थी। इसके बाद डीएमके नेता टीआर बालू ने आरजेडी सांसद मनोज झा से नीतीश के भाषण का अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की गुजारिश की। इतना सुनते ही नीतीश कुमार आपे से बाहर हो गए। चूंकि इससे पहले जितनी भी बैठकें हुई थी उसमें आरजेडी सांसद मनोज झा ट्रांसलेटर की भूमिका निभाते आ रहे थे। गुस्से से तमतमाए नीतीश कुमार ने कहा कि भारत में रहने वाले हर आदमी को हिंदी आनी चाहिए। मनोज झा को भी नीतीश कुमार ने हड़काया। नीतीश कुमार के इस रवैये से मीटिंग में बैठे सारे नेता हैरान रह गए। इसका नतीजा ये रहा कि अरविंद केजरीवाल ने भी अपना भाषण अंग्रेजी में ही दिया। फिर वो नेता जो हिंदी में भाषण दे सकते थे, सब ने अंग्रेजी बोलने शुरू कर दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम पद के चेहरा के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम का प्रस्ताव पेश किया। ममता बनर्जी के प्रस्ताव का दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने समर्थन कर दिया। संयोजक पद और नीतीश कुमार के नाम की चर्चा तक नहीं की गई। बिना किसी ठोस फैसले के मीटिंग खत्म हो गई और ये कोई पहली बार नहीं नीतीश कुमार हिंदी को लेकर उतावले दिखे हों। इससे पहले बिहार में सरकारी भवनों पर अंग्रेजी लिखाकर अफसरों को भी वो हड़का चुके हैं। अब माना जा रहा है कि बैठक में नीतीश कुमार का हिंदी प्रेम पूरी तरह से सोची समझी रणनीति के तहत जागा है। इससे पहले बिहार में सरकारी भवनों पर अंग्रेजी लिखी देख अफसरों को भी हड़का चुके हैं। शराब घोटाला मामले में ईडी के समन से अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं। उन्हें ही नहीं बल्कि पूरी पार्टी को आशंका है कि उनकी गिरफ्तारी होगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव तक इस गिरफ्तारी को टालना चाह रहे हैं। पार्टी में भगदड़ मचने की आशंका है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास बीजेपी या कम्युनिस्टों की तरह कोई कैडर नहीं है और ना ही कोई विशेष विचारधारा ही, और ना ही आरजेडी या समाजवादी पार्टी की तरह जातीय आधार। आम आदमी पार्टी की कुल जमा पूंजी अन्ना का आंदोलन है, जिसके मुट्ठी भर लाभार्थी हैं, फ्री रेवड़ी पाने वाले वोटर्स। लेकिन जिस तरह से सियासी परिदृश्य बदला है, कांग्रेस भी फ्री बीज की राज पर है। कर्नाटक और फिर तेलंगाना जीतने में कांग्रेस की गारंटियों की बड़ी भूमिका रही। मामला यहीं तक नहीं बल्कि अब बीजेपी भी मोदी की गारंटी की बात कर रही है। इसलिए फ्री का केजरीवाल का खेल पुराना पड़ गया और इसी वजह से केजरीवाल जल्द ही गिरफ्तार होने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर केजरीवाल गिरफ्तार हो गए तो फिर आम आदमी पार्टी के बिखरने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अभी ईडी की ओर से भेजे गए ताजा समन से बचने के लिए केजरीवाल विपश्यना पर चले गए। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार समन भेजकर 3 जनवरी 2024 को अपने दफ्तर में पेश होने को कहा। पहले दोनों बार के बुलावे पर केजरीवाल ईडी दफ्तर नहीं गए। पहली बार नवंबर के बुलावे को 5 राज्यों में चुनाव प्रचार की व्यस्तता का कारण बताया गया। 21 दिसंबर के बुलावे को हर साल की तरह इस साल भी 10 दिन के लिए विपश्यना पर जाने के लिए पहले से तय कार्यक्रम में जाना बताकर टाल दिया। वे 20 दिसंबर को विपश्यना के लिए चले गए। दूसरे ही दिन ईडी ने 3 जनवरी 2024 के लिए तीसरा समन भेज दिया। पहले की तरह आम आदमी पार्टी इसे राजनीति से जोड़ रही है, लेकिन मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और दूसरे मामलों में गिरफ्तार किए गए दूसरे मंत्री सत्येंद्र जैन आदि के मामलों की तरह से साबित कर दिया कि कोई भी केवल राजनीतिक कारणों से गिरफ्तार नहीं किया गया है। सिसोदिया के बाद संजय सिंह के लिए विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने कहा कि उन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष घोटाले में शामिल होने का मामला बनता है। केजरीवाल को लगता है कि ईडी पूछताछ के बहाने उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और फिर प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी को कौन कहे। मुख्यमंत्री बने रहना भी संभव नहीं हो जाएगा।
इतना ही नहीं, पूरी पार्टी बिखर जाएगी। और इसी आशंका ने केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं की भाषा बदल दी। अब केजरीवाल ने जेल जाने के भय से उनको मुख्यमंत्री से हटाने का अभियान चलाया। ईडी के समन पर भले ही किसी बहाने पेश न हो, लेकिन माना जा रहा है कि वे गिरफ्तारी से डरे हुए हैं। संजय सिंह कांग्रेस से आए सुशील गुप्ता और नारायण दास गुप्ता का राज्यसभा का कार्यकाल 27 जनवरी को खत्म हो रहा है। उसके लिए चुनाव 19 जनवरी 2024 को होना है और इस बार उम्मीदवार तय करना केजरीवाल के लिए बड़ी चुनौती है। संजय सिंह जेल में हैं, बाकी दोनों की पार्टी में बड़ी भूमिका नहीं रही। दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस को शीर्ष से शून्य पर आ गई। बावजूद राजनीतिक समीकरणों के चलते कांग्रेस से ज्यादा भाजपा केजरीवाल के खिलाफ मुखर है। शराब घोटाला में हर जांच की दिशा अरविंद केजरीवाल की तरफ इशारा कर रही है। अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो पार्टी को बिखरने का खतरा है। विधानसभा चुनावों तक कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को क्रांतिकारी मानकर चल रही थी, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो साफ हो गया कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को सिर्फ मोहब्बत की एक दुकान मिली और कुछ नहीं। इसी वजह से अब कांग्रेस ने भी मान लिया है कि हजारों किलोमीटर पैदल चलकर राहुल गांधी ने सिर्फ पार्टी को संसाधनों को खर्च किया और इसी वजह से कांग्रेस ने अब भारत जोड़ो यात्रा से अपना पीछा छुड़ा लिया और इसकी फिर से रीपैकेजिंग कर डाली और शायद अब इसका कोई असर दिख जाए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस एक नई यात्रा शुरू करेगी। जाहिर है इसमें राहुल गांधी ही आगे आगे चलेंगे। तैयारी एक तरह से फिर राहुल गांधी को नए सिरे से लॉन्च करने की है। कांग्रेस ने इसके लिए नई यात्रा के लिए नया नाम चुना है, भारत न्याय यात्रा। मतलब कि भारत को जितना जोड़ सको जोड़ लिया। अब कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी ये यात्रा 14 जनवरी से पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से शुरू कर 20 मार्च को मुंबई में खत्म करेंगे। 14 राज्यों से गुजरने वाली इस यात्रा के दौरान राहुल करीब 6200 किलोमीटर बस से और पैदल नापेंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ये यात्रा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के लिए होगी। ऐसे में अब सवाल यह है कि राहुल गांधी की ये यात्रा लोकसभा चुनाव पर कितना असर डाल पाएगी। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने न्याय के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में न्यूनतम आय योजना यानी न्याय योजना का ऐलान किया था, जिसके अंतर्गत गरीब परिवारों को कम से कम 72,000 रुपए सालाना देने का वादा किया गया था। हालांकि लोगों ने पीएम मोदी को एक और मौका दिया। चुनाव के बाद कांग्रेस ने अपनी समीक्षा में पाया कि लोगों को न्याय योजना के बारे में ज्यादा मालूम ही नहीं था। अब 2024 लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की यात्रा का नाम जिस तरह न्याय यात्रा रखा गया, उससे संभव है कि कांग्रेस एक बार फिर न्यूनतम आय योजना के अपने पुराने मुद्दे को नए सिरे से लॉन्च करने जा रही है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी न्यूनतम आय गारंटी के साथ साथ महंगाई, बेरोजगारी, कुछ पूंजीपतियों के बढ़ते साम्राज्य जैसे आर्थिक मुद्दों को उठाकर मोदी सरकार को घेरेंगे। साथ ही जिस तरह से यात्रा की शुरुआत करीब साल भर से अशांत मणिपुर से हो रही है, राहुल बीजेपी सरकार को देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का विरोध भी यहां लगाते आरोप करते नजर आएंगे। राहुल सितंबर 2022 से जनवरी 2023 के दौरान कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल भारत जोड़ो यात्रा निकाल चुके हैं, जिसके बाद कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस ने सरकार बनाई, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव हार गए। देखना होगा कि राहुल गांधी की दूसरी यात्रा कितनी हिट होती है और क्या इस बार उनका न्याय कार्ड चल पाएगा। राहुल गांधी की ये यात्रा इस बार 14 राज्यों को कवर करेगी। 6200 किलोमीटर ये यात्रा चलेगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि इस बार यात्रा का माध्यम बस और पैदल होगा। उन्होंने कहा कि न्याय यात्रा मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों को कवर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। विधानसभा चुनाव में शर्मनाक हार से कांग्रेस ने पंजाब में कोई सबक नहीं सीखा। अगर सीखा होता तो 1 साल की सजा काटकर जेल से निकले नवजोत सिंह सिद्धू को इतनी आजादी नहीं मिलती, जिस वजह से पूरे पंजाब कांग्रेस में हंगामा खड़ा हो गया। और इससे भी बड़ी बात कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर पेंच पहले की तरह फंसा हुआ है। पार्टी का एक बड़ा वर्ग अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ गठबंधन के मूड में नहीं है। माना जा रहा है कि केजरीवाल के साथ गठबंधन का जिस मुखरता से कांग्रेस ने कहीं ना कहीं विरोध किया, अगर उनकी बातें नहीं मानकर गठबंधन थोपा गया तो लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस में बड़ी टूट हो सकती है। हालांकि पंजाब के नेताओं के साथ हुई बैठक में नवजोत सिंह सिद्धू को अनुशासन में रहने की हिदायत राहुल गांधी ने दी। नवजोत सिंह सिद्धू कब तक बिना खुराफात के शांत बैठे रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। पंजाब में लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर हुई मीटिंग, तो इस बारे में भी प्रताप सिंह बाजवा समेत कई नेताओं ने बात की। इन नेताओं ने कहा कि हमें गठबंधन के मामले पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसके अलावा अनुशासनहीनता को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। पार्टी नेताओं ने कहा कि हमें 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अनुशासनहीनता की कीमत चुकानी पड़ी थी। ये मामला तब उठा है जब नवजोत सिंह सिद्धू ने पिछले दिनों जीतेगा पंजाब रैली की थी। इस रैली में कांग्रेस का कोई नेता नहीं गया था। इसके अलावा मंच से ही नवजोत सिंह सिद्धू ने पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और कई नेताओं पर तीखे बाण चलाए थे। इस पर पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा
कि प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने ही मीडिया में पार्टी के मामलों पर राय रखने का अधिकार है और इस तरह नवजोत सिंह सिद्धू को मर्यादा याद दिलाई। इस मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग ने हमें टिकट का ऐलान चुनाव से 2 या 3 महीने पहले ही करना होगा, तभी उम्मीदवारों को चुनाव की तैयारी का पूरा वक्त मिलेगा। इस मीटिंग में प्रताप सिंह बाजवा, चरणजीत सिंह चन्नी समेत कई नेताओं ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन का विरोध किया। मीटिंग में कुल 40 लीडर मौजूद थे, जिनमें 13 ने मुखरता के साथ कहा कि हमें गठबंधन से बचना चाहिए। इन नेताओं का कहना था कि जमीनी कार्यकर्ता भी इनके खिलाफ हैं, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू और कुछ सांसदों ने गठबंधन के पक्ष में राय रखी। इस पर राहुल गांधी और खड़गे ने नेताओं को भरोसा दिलाया कि पंजाब पर आखिरी फैसला उनकी राय से ही लिया जाएगा। चुनाव में पंजाब के गठबंधन को लेकर कांग्रेस ने अब तक पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन तय है और जल्द ही इसको लेकर तस्वीर साफ हो सकती है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है। हाल ही में हुई गठबंधन की मीटिंग में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई, जिसमें तय हुआ कि सीटों का बंटवारा जल्द ही फाइनल किया जाएगा और इसके बाद ही पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर चर्चा चल रही है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव करीब आते ही कांग्रेस का मणिशंकर अय्यर और सैम पित्रोदा गैंग पूरी तरह से मैदान में उतर आया। 2029 में इन्हीं सैम पित्रोदा ने दिल्ली में सिख विरोधी दंगों को लेकर विवादित बयान दिया था और उसका नतीजा सामने है। 2024 चुनाव में उनके पहले एक तरह से हिंदू विरोधी डीएमके की लाइन को कांग्रेस ने आगे बढ़ा दिया और ये काम सैम पित्रोदा ने किया। सैम पित्रोदा ने एक तरह से साबित कर दिया कि कांग्रेस किस कदर हिंदुओं से नफरत करती है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कहा कि पीएम मोदी का बार बार मंदिर जाना उन्हें परेशान करता है। उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात नहीं है। सैम पित्रोदा का कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ऐसे में पीएम मोदी को देश के बारे में सोचना चाहिए। सैम पित्रोदा का कहना है कि पूरा देश इस समय राम मंदिर पर लटका हुआ है, ये वास्तव में परेशान करने वाला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भगवान राम से जो दिक्कत थी उसका प्रदर्शन खुलेआम होने लगा। मतलब साफ है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी को निमंत्रण भेजा गया है, लेकिन सैम पित्रोदा के बयान से साफ है कि ये नेता कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। सैम पित्रोदा ने कहा कि मुझे किसी भी धर्म से कोई दिक्कत नहीं, कभी कभार मंदिर के दर्शन के लिए जाना ठीक है, लेकिन आप उसे मुख्य मंच नहीं बना सकते। सिर्फ 40% लोग भाजपा को वोट देते हैं, 60% लोग भाजपा को वोट नहीं देते। वो हर किसी के प्रधानमंत्री हैं, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं। यही संदेश भारत के लोग प्रधानमंत्री से चाहते हैं। रोजगार के बारे में बात करें, मुद्रास्फीति के बारे में बात करें, विज्ञान प्रौद्योगिकी और चुनौतियों के बारे में बात करें, उन्हें लोगों को तय करना होगा कि असली मुद्दा क्या है। क्या राम मंदिर असली मुद्दा है या बेरोजगारी असली मुद्दा है? क्या राम मंदिर ही असली मुद्दा है या महंगाई असली मुद्दा है? क्या राम मंदिर ही असली मुद्दा है या दिल्ली में वायु प्रदूषण असली मुद्दा है? क्या राम मंदिर ही असली मुद्दा है? इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कहा, क्या राम मंदिर ही असली मुद्दा है? 2024 का भारत के भविष्य के लिए अहम है। क्या राम मंदिर ही असली मुद्दा है? भारतीयों को अब यह तय करना है कि वह कैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं। क्या उन्हें हिंदू राष्ट्र चाहिए या फिर समावेशी और स्थिर धर्मनिरपेक्ष देश चाहिए? लोगों को यह तय करना होगा कि उन्हें तानाशाह चाहिए फिर या लोक सेवक। लोगों को अब ये तय करना होगा कि उन्हें धर्म के आधार पर बंटवारा चाहिए या एक लोक सेवक जो सभी को साथ लेकर चले, एक लोक सेवक। क्या लोगों को डर फैलाने वाली सरकार चाहिए या फिर सुरक्षा प्रदान करने वाली सरकार? या उन्हें ही तय करना होगा। 2024 का चुनाव देश के भविष्य के लिए होने जा रहा है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के भविष्य के बारे में। सैम पित्रोदा को आईटी क्रांति के अगुआ लोगों में से एक माना जाता है और उन्हें कांग्रेस की सरकार ने साल 2009 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया था। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम मंदिर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं उस समय अयोध्या में होंगे और इस कार्यक्रम के लिए विपक्षी नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है, जिसमें सोनिया गांधी के नाम को भी शामिल किया है। वहीं हजारों की संख्या में अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित होंगे। ऐसे में एक तरफ राम मंदिर कार्यक्रम में शामिल होकर हिंदू वोट बैंक को हथियार के तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, साथ ही वो गैर हिंदू वोटर्स को अपनी ओर लाने के लिए सैम पित्रोदा जैसे लोगों का इस्तेमाल भी कर रही है।